बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में भी बाढ़ और कटाव से बचाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है। आज आर्यन के असर की भी करेंगे चर्चा। बिहार में कटाव की भीषण समस्या है। आर्यन ने गोपालगंज सदर प्रखंड के मेहदिया गांव में कटाव की त्रासदी को लगातार दिखाया था। इस खबर को दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हुआ और कटाव से गांव के बचाने के लिए गंडक नदी की धार को ही मोड़ने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सिवान में दाहा नदी का तटबंध टूट गया है, जिससे कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले कुछ दिनों की बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर बिहार की नदियों में पानी काफी बढ़ गया है। अब सरकारी इंतजामों की परीक्षा होने वाली है। लोग कैसे परेशानी से बच रहे हैं, इसके लिए प्रशासन को आगे आना होगा। क्या बाढ़ से बचाव के लिए तैयार हैं हम? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। सिवान में दाहा नदी में उफान के कारण दहाबरी गांव के पास नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से कई घरों में पानी घुस गया। खेत भी पानी में डूब गए। मालूम हो कि खेतों में धान के बिचड़े लगे थे। दहाबरी गांव के लोग पर दोहरी आफत आई है। एक तो खेत डूब जाने से धान की रोपनी प्रभावित हो गई है और घरों में पानी आने से जीना भी दुभर हो गया। गंडक प्रोजेक्ट के अधिकारी बांध की मरम्मत में फिलहाल जुट गए हैं। तो बांध की मरम्मत हो रही है। सिवान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दाहा नदी का बांध टूटने से कई गांव में पानी घुस गया है। हालांकि मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ये तस्वीरें, इस तरीके की आशंकाएं पहले भी थीं। पहले से ही सरकार को सतर्क रहना चाहिए था। 15 जून की एक तारीख भी तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि खेत भी डूब गए हैं, घरों में भी पानी घुस गया है, धान की फसल भी बर्बाद हुई है। बांध की मरम्मत हो रही है। आपको बता दें कि सिवान की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर दाहा नदी का बांध टूट गया और टूटने से कई गांव में पानी भी घुस गए। तो आपको बता दें कि गोपालगंज नदी की धार को भी मोड़ा गया है। ये आर्यन का असर हम आपको दिखा रहे हैं। मेहदिया पथारा को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नदी को मोड़ने के लिए किस तरीके से बांध को तोड़ा गया है। कटाव रोकने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया। आपको बता दें आर्यन का असर, हमने लगातार तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से गोपालगंज में लोग अपने घर को ही तोड़ रहे हैं। कटाव इतना तेज हो गया है, जिसके बाद अब आर्यन का असर यह हुआ है कि वहां पर खुद जिलाधिकारी पहुंचे और उन्होंने इस कटाव को रोकने के लिए नदी का रास्ता, नदी की धार को भी मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेहदिया पथारा को बचाने की कोशिश की जा रही है।
और फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ गोपालगंज के डीएम जिलाधिकारी कृष्ण मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, सबसे पहले आपका स्वागत आर्यन अभियान में, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वजह से, इस तरीके से अगर नदी को मोड़ दिया जाए तो वो कटाव रुक सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है? निश्चित रूप से जी गंडक नदी के 3 प्राकृतिक नाले थे जी जो कि बेतिया और गोपालगंज के लिंक पुल के बनाने के क्रम में जी पुल निर्माण विभाग की योजनाओं से जो सड़क बनी, लिंक पथ जो बन रहे थे, जी उसमें उन नालों को भर दिया गया है। भर देने से सारा दबाव है सो पतराहा छरकी के ऊपर पड़ रहा था जी उसको मैंने खुलवा दिया है। जो गोपालगंज क्षेत्र में पड़ने वाले 2 नाले थे जी जिसको मैंने कल खुलवा दिया है, और अब पानी की स्थिति, पानी जब बढ़ेगी गंडक नदी में तो उसका नेचुरल फ्लो उधर भी बढ़ेगा, जिससे पतराहा पर भार कम पड़ेगा। जी डीएम साहब, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि हमने तस्वीरों में देखा था, आपने भी निश्चित तौर पर देखा होगा, आप तो खुद वहां पर मौके पर भी पहुंचे थे, कि किस तरीके से मेहदिया के लोग अपने घर को तोड़ रहे थे और कैसे वो लगातार बचने के लिए प्लान कर रहे थे, घर को तोड़ रहे थे। तो क्या उनको राहत के लिए, उनके लिए पुनर्वास की कुछ बात भी सामने आई है? कृष्ण मोहन जी, उनके बारे में कुछ आप सोच रहे हैं? पूरी तथ्य बतला दूं कि वो लोग बांध के अंदर बसे हुए थे नदी के किनारे, जी जो कि खतरनाक क्षेत्र पहले ही से था। जी उस पर हम लोगों ने कुछ प्रतिरोधात्मक कार्य करवाया भी था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होने के कारण जी वो नदी में जब पानी घटती है तो कटाव होते हैं जी और जब उनके घर कट गए हैं तो निश्चित रूप से जो रिलीफ का नॉर्म्स है उसके हिसाब से रिलीफ भी उनको समय पर मिलेगा। जी कृष्ण मोहन जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। बिल्कुल इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं, बल्कि जब हम चर्चा कर रहे थे, जब ये तस्वीर दिखा रहे थे, तो बार बार ये भी बता रहे थे कि नदी कितने करीब जाना कहीं ना कहीं उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। इस बात को मानते हैं, जैसा आपने भी कहा। लेकिन कृष्ण मोहन जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि आखिर इतना करीब चले जाना, और ये कोई कच्चा मकान नहीं था, पक्का मकान था, सीमेंट का मकान था, और वो मकान बना, यानी कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक चूक भी इसको माना जाए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन की तरफ से यह ध्यान नहीं दिया गया कि वो लोग इतने करीब कैसे चले गए और करीब जाकर पक्का मकान कैसे बना दिया गया। कृष्ण मोहन जी, इसमें प्रशासन की भी चूक नहीं है, न उस व्यक्ति की चूक है जी। वस्तु स्थिति है कि नेचर तो अपने ढंग से चलता है जी। नदी का फ्लो जब गोपालगंज की ओर सट रहा है जी। तो उनकी ही अपनी जमीन है, वो पहले से घर बना के वहाँ रह रहे थे जी। तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी। प्रशासन भी उसे नहीं रोक सकता है कि क्योंकि उससे जहाँ पर अभी घर बने हुए हैं वहाँ से 2 किलोमीटर आगे नदी पहले बहा करती थी जी, और नदी सिमट करके यहाँ पर आ गई है तो अब मजबूरन हटना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत से मकान टूट रहे हैं, बहुत से फूस वगैरह के झोपड़ी जो लोगों ने अस्थायी तौर पर रहने के लिए लगाए थे उसे हटा दिया गया है। जी कृष्ण मोहन जी, एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि नदी करीब आ गई, 2 किलोमीटर और ज्यादा नदी आ गई, तो एक सवाल यह भी कि उस वक्त प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि उन्हें देखना चाहिए था, अलर्ट करना चाहिए था, कम से कम उन लोगों को यह बताना चाहिए था कि आप पे गलत कर रहे हैं, आप पर खतरा है। और दूसरी चीज कृष्ण मोहन जी, अब जब सब कुछ अगर देखा जाए तो कटाव के बाद आप लोगों ने यह भी एक कोशिश की है, नदी की धारा मोड़ने की कोशिश की है, किस तरीके से हम उम्मीद करें कि बाढ़ से यह क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा और बाढ़ से बचेंगे लोग? नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया है जी। वैसे तो है कि बहुत कुछ निर्भर करता है पानी के फ्लो पर जी। अगर बहुत जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी तो स्थिति भयावह भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, कोई खतरे की बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये गोपालगंज के डीएम कृष्ण मोहन थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर कोशिशें की जा रही हैं, नदी की धारा मोड़ी जा रही है। हालांकि वो इस बात को मानते भी हैं कि ये लोग काफी करीब चले गए थे, नदी के काफी करीब चले गए थे, जिस वजह से कटाव हुआ और लोगों को अपना घर भी तोड़ना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों को जिन्होंने घर तोड़ा है, जो प्लान कर रहे हैं, उनको प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पुनर्वास दिया जाएगा। और आर्यन का असर एक बार फिर देखने को मिला है। हम आपको जो ये तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं, ये तस्वीर पिछले कई दिनों से हम दिखा रहे थे और यही हमारा मकसद था, यही दिखाने की कोशिश थी कि किस तरीके से कटाव इतना तेज हो रहा है कि लोग अपने घर बार को छोड़ने को मजबूर हैं, अपने हाथ से आशियाने को तोड़ रहे हैं। और उसके बाद असर यह हुआ कि जिलाधिकारी की भी नजर पहुंची, जिलाधिकारी खुद कल रात में पहुंचते हैं। हम आपको बता दें कि कल रात में खुद जिलाधिकारी मौके पर थे, उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और फिर यह हुआ है कि बांध को तोड़ा गया है, बांध को तोड़ के नदी की धारा को मोड़ा गया है ताकि कटाव गांव की तरफ ना हो। तो आर्यन का असर एक बार फिर सामने।
गंज के बाद एक बार फिर से हम आपको सिवान की बात बता दें, जहां पर सिवान में दाहा नदी में उफान के कारण दहाबारी गांव के पास नदी का तटबंध टूट गया है, जिसकी वजह से कई गांव में पानी भी घुस गए हैं, खेत भी पानी में डूब गए हैं। मालूम हो कि खेतों में धान के बिचड़े भी लगे थे। दहाबारी गांव के लोग पर दोहरी आफत आई है। एक तो खेत डूब जाने से धान की रोपनी प्रभावित होगी और घरों में पानी आने से जीना भी दुभर हो गया है। गंडक प्रोजेक्ट के अधिकारी बांध की मरम्मत में फिलहाल जुट गए हैं। और फिलहाल हमारे साथ सिवान के डीपीआरओ लोकेश कुमार झा फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सिवान में यह दाहा नदी का बांध टूटने से कई गांव में पानी घुसा, फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? लोकेश जी। देखिए, मैं आपको वस्तुस्थिति अवगत कराना चाहता हूँ जी। वस्तुस्थिति ये है कि आंदर प्रखंड में सुल्तानपुर दहाबारी गाँव है जी, ठीक है जी। और वहाँ पर एक नहर है, नहर पश्चिमी नहर है, वहाँ पे उस नहर में ओवरफ्लो पानी का हो रहा था, पानी ज्यादा आ गया था जी। इस तरह से पानी नजदीक के गांव घरों में घुस गया है और बाढ़ की भयावहता जैसी कोई समस्या नहीं है जी। पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में है। बाढ़ जैसी कोई बात ही यहाँ पर नहीं है। सिंपली बात यह है कि नहर में पानी ज्यादा आ गया था जी। लेकिन बिल्कुल इस बात को लोकेश जी, तस्वीर की अगर बात करें, जो तस्वीर हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि आप जैसा कह रहे हैं कि बाढ़ की कोई वैसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कई खेतों को उससे पानी ने ले लिया है, कई खेतों में आ गए और वो खेत जहां पर धान के बिचड़े भी लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं दोहरी आफत आई है। लोकेश जी, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसानों की घर बार जीना भी दुभर हो गया और दूसरी तरफ उनके खेत का भी नुकसान हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया, क्योंकि बात यह है कि वहाँ पे एक नहर है, नहर में वो पानी ज्यादा आ गया है जी, और वो पानी नजदीक के गाँव और तो इसकी भयावहता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पानी आ गया है जिसका आप बाढ़ का रूप दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भयावहता नहीं है। और हम लोग आपदा नियंत्रण विभाग को और पूरी तरीके से मुस्तैद किए हुए हैं। लेकिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, जिन किसानों का बिचड़ा बर्बाद हुआ है, कि उनके लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद दी जाएगी? हम लोग वो जिला का जो आपदा प्रबंधन विभाग है जी, उसका कंट्रोल रूम का नंबर है 06154 जी 242860 242860 06154 242860 जी। ये काम कर रहा है। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो इस कंट्रोल रूम पर आम जनता भी अपनी सूचना या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जिला प्रशासन अगर ऐसी कोई समस्या है तो समस्याग्रस्त के लिए उसकी सहायता के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए, बिल्कुल, ये हम जरूर कोशिश करेंगे। लोकेश जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बोला कि नहर का भी पानी घुसा है जिस वजह से ये परेशानी आई है, तो क्या उसके लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, हम लोग वहाँ पर मुस्तैद हैं। जिला का आपदा प्रबंधन विभाग 24/7 काम कर रहा है जी। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को कल के मंडे मीटिंग में जल संसाधन विभाग और संबंधित अन्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को जिलाधिकारी सिवान श्री गोपाल मीणा ने कल के मंडे मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर बाढ़ आने की संभावना हो, ऐसा अगर आपका एस्टिमेट हो, तो आप उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर लें, जिससे आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या न हो। चलिए, आम जनता को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो, ये तो आप पे आश्वासन दे रहे हैं। हम भी कुछ उम्मीद करेंगे कि आश्वासन पूरी तरीके से हकीकत में बदले। लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये डीपीआरओ थे सिवान से, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कोशिशें जारी हैं और लोगों को राहत दी जा रही है। तो आपने तस्वीर देखी सिवान की भी, साथ ही साथ गोपालगंज में आर्यन का असर भी हमने आपको दिखाया। और अब इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, जो एनसीपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत जाकिर साहब आपका। आप राघवेंद्र कुशवाहा जी, जो लोजपा नेता, बहुत बहुत स्वागत राघवेंद्र जी आपका भी। और आप वसावन भगत जी, जो राजद नेता, बहुत बहुत स्वागत वसावन भगत जी आपका भी। वसावन भगत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। इससे पहले भी हमने बाढ़ की चर्चा की थी, आप उस वक्त मौजूद भी थे। वो तस्वीर भी आप देख रहे थे कि जब घर को तोड़ रहे थे लोग, अपने आशियाने को छोड़कर जाने को मजबूर थे, अपने हाथों से तोड़ रहे थे। उसका असर यह हुआ, डीएम साहब रात में खुद पहुंचते हैं गोपालगंज में, कृष्ण मोहन जी, और वो पहुंचकर उन लोगों को की मदद इस तरीके से करते हैं कि नदी की धार को मोड़ने की कोशिश की गई है। नदी की धार को मोड़ा गया ताकि वो कटाव अब गांव की तरफ ना आए। उनका यह मानना है कि इससे कहीं ना कहीं वो लोग बच जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है, उनको भी प्रशासन की तरफ से मुआवजा और मदद मिलेगी। डीएम साहब ने जो कहा,
कि नदी की धार को मोड़ने का जहां तक सवाल है, हमने पहले भी बताया था कि बोल्डर पिचिंग जो है, नदी का धार हमेशा तिरछा होता है। यहाँ से अगर धक्का मारेगा तो 5 किलोमीटर आगे जाकर के फिर वहाँ डायरेक्ट मारेगा, वहाँ से फिर मुड़ करके ऐसे मारता है। तो हमने पहले सुझाव दिया था कि ये सब काम इन लोगों को चाहिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक कर देना। और बोल्डर पिचिंग करने का मतलब होता है कि वाटर लेवल जहाँ तक है नदी का, उस नदी तक नीचे जैसे भी से गड्ढा खोद कर वहाँ से जब बोल्डर पिचिंग शुरू कीजिएगा तो निश्चित रूप से पानी का धार जब वहाँ जाता है तो वह जमीन को पर कटाव नहीं करके उसी पर रोक करके और फिर सीधे मुड़ जाती है। ये बात 100% सही है। अब कहाँ तक इस समय जब बाढ़ आई हुई है तो कैसे वे नीचे तक करते होंगे ये मुझे संभव नहीं लगता, कारण कि हम नदी किनारे के रहने वाले हैं, देखा है। और ये लूट योजना होता है हमेशा, जब बाढ़ आ जाती है तो लोग शुरू जब करते हैं उसके बचाव कार्य, तो अगर उसमें ईंट या बोल्डर 10 ट्रक डाला गया तो बता देंगे कि हम 25 ट्रक डाल दिया, 50 ट्रक डाल दिया, सब नीचे बह गया। यही तमाशा होता है। और ये पलायन का जहाँ तक सवाल डीएम साहब बोल रहे हैं कि पलायन जो लोग कर रहे हैं उनको हम सुविधा दे रहे हैं, कागज में तो तमाम जगहों पे नीतीश कुमार के सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं कागजी सहायता तमाम पूरे बिहार में हर मामले में दे रहे हैं। लेकिन शहर जमीन पर जहाँ तक सवाल है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने रिपोर्टर को वहाँ भेजें और वहाँ के तस्वीरों को देखें कि लोगों की क्या स्थिति है। कल हमने आपके टीवी पर भी देखा था, परसों टीवी पर जो लोगों का बयान आया था कि हम लोग अन्न के बिना तरस रहे हैं, दवा के बिना तरस रहे हैं। और बात सही है कि जब बाढ़ आती है तो शुद्ध जल लोगों को मिलता नहीं है, गंदा पानी पीना पड़ता है। इसका नतीजा होता है कि महामारी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती है और लोग परेशान होते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं, आपको जो आश्वस्त किए उन पर आप विश्वास नहीं करके सही माने में, कारण के दूरभाष पर हम लोगों को वहाँ के बहुत लोगों से बात हुई है और जो स्थिति बनी हुई है, हम भी भुक्तभोगी हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया के हम भी भुक्तभोगी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे प्रशासन के लोगों से कि निश्चित रूप से जो लोग पलायन किए हैं, जो लोग अपना मकान तोड़ रहे हैं, अगर मकान नहीं तोड़ते तो ईंट समूचा बह करके पानी में चला जाता, झोपड़ी वाले का झोपड़ी पानी में चला जाता, अन्न वगैरह जो घर में है या जो भी बर बिछावन जो भी सामान है सब नीचे चला जाता है। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए उन लोगों ने तोड़ करके कम से कम बाहर निकाला कि इतना तो मेरा सामान सुरक्षित हो जाएगा, बांस बल्ली बच जाए, ईंट बच जाए, दूसरी जगह जाके हम पुनर्वास कर सकें। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से बसावन जी ने बात कही, बिल्कुल उस बात से हम भी इत्तेफाक रखेंगे कि अब आप जब सब कुछ सर पर आ गई आफत, तब आप ये कोशिशें कर रहे हैं जो कोशिशें आज से 2-3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। और अगर सरकारी तारीख की भी बात करें तो 15 जून आखिरी तारीख थी, अब जुलाई में हम प्रवेश कर चुके हैं। फिर भी आपने डीपीआरओ साहब का भी बयान सुना होगा, जिस तरीके से उनसे बात हुई, डीएम साहब का भी आपने सारा बयान सुना। कितना मानेंगे उन बयानों में, उन आश्वासनों में क्या हकीकत, कितना सच और कितना सिर्फ फसाना? एक्चुअली सरकार के तरफ से आपदा के पूर्व कोई कार्यक्रम नहीं बनता है जी। आपदा आने का इंतजार करता है लोग, यानी प्रिवेंशन नहीं, सिर्फ क्योर होता है, क्योर भी एक लूट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपदा आने के बाद व्यवस्था शुरू होती है। अब इसके वजह से क्या होता है कि उन व्यवस्थाओं का कोई असर नहीं होता है। जैसा कि अभी माननीय पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि लूट मचता है। निश्चित रूप से यदि आप सतर्क हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम जमीन पर कुछ काम करके लोगों के जान बचाए, लोगों की संपत्ति बचाए और लोगों के होने वाले भविष्य की हानि को बचाए, तो आपदा आने से पहले ही ये सब कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन किताबों में ये सारी चीजें रह जाती है। जब आपदा दिखाई पड़ती है, आपदा आ जाती है, तब ये लोग सतर्क होते हैं और कुछ करते हैं जिसका कहीं कोई असर नहीं दिखता है। आपने देखा है अभी तुरंत उत्तराखंड की आपदा, उससे पहले कोई, जबकि मौसम विभाग की पूर्व सूचना थी कि 3 दिनों के बाद जबरदस्त बारिश होने वाली है, रोक देना चाहिए उत्तराखंड में जाने वाले यात्रियों को, लेकिन वहां की सरकार ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और यहाँ हजारों लोग काल के गाल में चले गए। आज देखिए अब उत्तर बिहार पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आएगा। बाढ़ से पूर्व बिहार सरकार की कोई योजना नहीं है तैयारी की आपदा से बचने की। तो जब बाढ़ आना शुरू हुआ है तो देखिए सिवान और गोपालगंज के लोग किस तरह से दरबदर हो रहे हैं और वहाँ के लोगों को इस तरह की कोई पूर्व प्रबंधन की नीति नहीं रही, जिसके कारण लोग बाग आज बेघर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उनके जान माल की क्षति हो रही है। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए और ऐसे नियम कानून को सख्ती से अनुपालन करना चाहिए कि बाढ़ से पूर्व ही सारी योजनाओं को, सारे आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से नियोजित किया जाए। एक बात और बताना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे, बिल्कुल। ये तो आपदा का जहाँ तक सवाल है, आपदा संबंधित है। धान का बिचड़ा बहुत जगह तैयार हो गया, रोपनी शुरू हो गया, लेकिन आप ब्लॉक में जाकर के देखिए अभी धान का बिचड़ा बट रहा है
धान का बीज बट रहा है, धान का बीज बट रहा है। मूंग जब तोड़ना शुरू हो जाता है, किसान मूंग तोड़ना शुरू करते हैं तो मूंग का बीज चलिए, यानी पूरे तरीके से एक प्लानिंग में चूक होती है और जो आप प्लान बनाते हैं वो साफ दिख जाता है। जाकिर साहब, आपने सारी तस्वीरें भी देखी और साथ ही साथ वो बयान भी सुना। कटाव के बाद, अभी तो सिर्फ कटाव हुआ है, कटाव में इस तरीके से परेशानियां लोगों को आ रही है, प्लान करने को मजबूर है, फिर भी अभी भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वासन का दौर जारी है। ये कटाव की स्थिति है तो बाढ़ की कितनी भयावह स्थिति हो सकती है? मेरे बड़े भाई लोग बोले, बहुत सही बात बोले। सबसे पहले सरकार को पता है कि हर साल ये आपदा आती है जी, इसके लिए उसके पहले कम से कम, जैसे मेरे बड़े भाई बोले कि जनवरी से ही इनको प्रोग्राम कर लेना चाहिए कि वहाँ रहने की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, चारा का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, लोगों को बसाने का व्यवस्था। जैसे डीएम साहब ने बता रहे थे, सुना हम कि वो लोग गलत जगह बस गए, तो पहले बसने नहीं देना चाहिए ना। जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी सरकार की है जी, जिम्मेदारी पूरी सरकार की है कि आप पहले बसने दे रहे हैं, फिर वो बर्बाद हो रहे हैं, उनको मुआवजा से क्या होना जाना है। वो तो पूरी कमाई जो है वो लगा देते हैं, अपने जिंदगी की जितनी भी कमाई वो अपने अंदर लगा देते हैं। और जहाँ तक मुआवजा क्या मिलता है वो सभी को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि मुआवजा क्या मिलती है। सरकार की तरफ से मुआवजा के नाम पर, सही बात है, खाली लूट होती है, मुआवजा कुछ मिलता नहीं। अगर 5,000 मुआवजा मिलना है उसको 500 रुपया मिल जाता है। तो स्थिति ये है, यहाँ पे सरकार को जब पता है कि वहाँ बाढ़ आना है, हर साल कोसी में भी आता है, सिवान में, जिधर इधर नदी बहती है। हम लोगों की तरफ भी एक बार आया था, बहुत बड़ी, ये जो आरा साइड में सोन नदी है, जिसमें हम लोगों की भी बहुत बर्बादी हुई थी। तो उस तरीके से सरकार की सारी चीज पता है, मगर फिर भी सरकार आम तब से चुपचाप रहते है। बस वो आपदा आएगा, फंड आएगा, उसको कहीं ना कहीं लूट खसोट होगा। इसके पहले सरकार को व्यवस्था सारा कुछ कर लेना चाहिए कि चारा का व्यवस्था हो या फिर नाव की व्यवस्था हो। डीएम, एसपी, जितने भी इन लोगों को अलर्ट, इन लोगों को जनवरी मई में करके, जिसको सूखा का टाइम है तो उसको सारी व्यवस्था करना चाहिए। जो गलत नियम से घर बना रहे हैं उनको बसने नहीं देना चाहिए। आज भी देखिएगा गंगा किनारे सारे लोग मकान उकान बना रहे हैं, कल उनकी भी स्थिति वही होने वाली है। तो आज यही क्यों नहीं आप उसको रोक देते हैं? तो ये सब सारी मसला है, इसको लेके सरकार की सारी विफलता सरकार की है। सरकार ने आमनी जामा जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बसावन भगत जी। बिल्कुल इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा डीएम साहब ने भी कहा था और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जिम्मेदारी किसकी है, वो तो खुद ही इतने करीब आ गए जब नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया। 2 किलोमीटर शहर के करीब नदी आ गई थी। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज की, गंडक की, 2 किलोमीटर करीब आ गई थी तब, और वो वहां पर लोग मौजूद थे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, कितना करीब कैसे गए। क्या ये मेरा जो सवाल है बसावन भगत जी, इसी पर हम अपना सवाल कंप्लीट कर लें। मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर कोई फ्लड की मैपिंग नहीं है, फ्लड के लिए कोई ये एक आधार तैयार नहीं होता है कि इतने क्षेत्र में लोग रहेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं या इसके पीछे नहीं आ सकते हैं? एक बात हमको बताइए, गोपालगंज में 2 किलोमीटर की दूरी पर है जी। पटना शहर और पटना का जो आपका व्यवहार न्यायालय से लेकर के सारे चीज बने हुए हैं, कि कितने किलोमीटर की दूरी पर है धार से जी। हम एक ही बात पहले बताए कि नदियों का कटाव, बाढ़ और कटाव दोनों में अंतर है। बाढ़ पानी जब बढ़ता है तो पानी अपने फ्लो वाटर लेवल जहां तक जाएगा बराबर भरते चला जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान होता नहीं है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक रहता है, पानी लगेगा। और जो घर वाले लोग हैं वो जानते हैं कि पानी बढ़ रहा है तो पानी इतना ऊंचा तक आवेगा, तो सर सामान अपना लेकर के चौकी वगैरह लगा करके ऊपर छत पर चाहे चौकी पर लगा करके ऊपर अन्न पानी रख देते हैं, गुजारिश कर लेते हैं। लेकिन कटाव में अंतर है। कटाव में चिन्हित जगह है कि यहाँ से सीधे अगर धार मारेगा तो कहाँ जाकर कटाव करेगा, फिर वहां से तिरछा मारेगा तो कहाँ कटाव करेगा। तो उन जगहों पे आज जो खर्च करके आप पानी में पैसे बहा रहे हैं, बोल्डर बहा रहे हैं, ईंट बहा रहे हैं, उन जगहों पे हमने कहा कि अगर बाढ़ के पहले जनवरी महीने में ही, जिस समय पानी का लेवल नीचे रहता है, उस समय लेवल तक जेसीबी मशीन से खनवा करके और नीचे से बोल्डर पिचिंग जब शुरू हो जाएगा तो पानी का धक्का जब वहां जाएगा तो पानी का धक्का वहां रोकेगा, मिट्टी का खराब नहीं करेगा, बोल्डर पर मारेगा। और फिर वहां से टर्न लेकर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जहां उसका चिन्हित जगह है वहां मारेगा। वहां आप अगर व्यवस्था कर देते हैं तो निश्चित रूप से कटाव नहीं होगा। बाढ़ पानी आ जाने से जितना क्षति नहीं होता है, उससे ज्यादा कटाव से पूरे मकान गिर जाते हैं, जमीन गिर जाता है और सभी जमीन नदी में चले जाते हैं। तो एक जगह घटा हुआ कि जमीन जो गिर गया उसमें उपज भी आपका नहीं होगा। दूसरे जगह जिन लोगों का मकान बना हुआ है वो भी गिरेगा, बाग बगीचा लगा हुआ है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले ही जनवरी महीने में ही चिन्हित जगहों पे जहां आपका सेंटर है उन सेंटरों पर बोल्डर पिचिंग आप करावें, निश्चित रूप से बाढ़ रुकेगा। और एक बात हम बताना चाहेंगे, कर्पूरी जी उस समय तो हम लोग नौजवान थे, अभी मोच भी नहीं निकला था। कर्पूरी जी हमेशा कहा करते थे कि नदियों का पेट और किसानों का खेत
बराबर हो चुका है। नदियों की खुदाई अगर नहीं होगी तो बाढ़ हर बार आएगा। और यह बात सही है कि जो गहराई पहले नदियों की थी वो गहराई नहीं है, नदियां भर गई है। बाढ़ के कटाव से जो मिट्टी कटता है, बाहर से मिट्टी बह के आता है, सब नदी में जमा हो जाता है और इसके सतह ऊंची ओवरफ्लो हो जाता है, ऊंची हो गई है। पानी आएगा तो ऊपर जाएगा ही, इसलिए सबसे पहले इसके लिए नदियों का खुदाई जरूरी है और जहां जहां कटाव होता है वहां पर बोल्डन पिचिंग जनवरी महीने में ही कराना चाहिए। चलिए, बिल्कुल जनवरी में ही कराना चाहिए। और ये डेट बढ़ती जाती है, नतीजा ये होता है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। कुशवाहा जी और जाकिर साहब, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है कि यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। लौटते हैं और आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि कहां अभी भी दहशत के साए में जी रहे हैं लोग। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।